नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम यहाँ पे यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और यहाँ पे एक पेपर देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, जिन क्वेश्चनों में डिटेल एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी। मैं आपको यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन भी बताऊँगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, कुमाऊं में कुली प्रथा या कुली बेगार प्रथा की समाप्ति किस वर्ष हुई। तो कुली बेगार प्रथा की जो समाप्ति हुई है, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1921। 1921 में कुली बेगार प्रथा की क्या हुई थी, समाप्ति हुई थी। कहाँ पे, यहाँ तो नहीं चला था, बागेश्वर में चला था। बागेश्वर में यहाँ पे सरयू नदी में क्या है, रजिस्टर बहा दिए गए थे और इसके जो मेन लीडर थे वो कौन थे, आपके बद्रीदत्त पांडे जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हैं यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन है, बागेश्वर शहर किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है पिंडर और अलकनंदा, कोसी और रामगंगा, काली तथा गौरी, सरयू और गोमती। जो इसका राइट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर डी है, सरयू और गोमती नदी के किनारे पर ही आपका कौन सा शहर बसा हुआ है, बागेश्वर बसा है। वहीं पर आपकी कुली बेगार प्रथा का अंत भी 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सुमेधानंद पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कम से कम 10 या 20 बार यहाँ पे उत्तर यूकेपीएससी के क्वेश्चन में आ चुका है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे लोकायतन, वीणा, चिदम्बरा, पल्लव। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए सुमेधानंद पंत को किस सन में दिया गया था, 1968 में। आप इसे भी क्या रखें, जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान को इंग्लिश में बोलते हैं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये आपका कहाँ पे स्थित है, देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट आंसर हो गया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1982 में। इसको भी आप क्या रखें, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हिंदी के अतिरिक्त अन्य कौन सी दूसरी भाषा उत्तराखंड राज्य की आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, डोगरी। जो उसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी संस्कृत। संस्कृत को उत्तराखंड की क्या दूसरी आधिकारिक भाषा बनाई गई है। पहली आधिकारिक भाषा हिंदी है, दूसरी संस्कृत है। कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी आपकी सन 2010 में। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, अधिसूचना जारी की गई थी और संस्कृत को दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है ये कहाँ स्थित है। तो विक्रम आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, तिरुवनंतपुरम या आंध्र प्रदेश। जो इसका राइट आंसर हो गया आपके पास, ये है आपके पास तिरुवनंतपुरम। तो जो आपका इसरो है, इसरो के आपके क्या है कुछ अंतरिक्ष केंद्र सेंटर हैं। तो एक तो आपका तिरुवनंतपुरम में होगा विक्रम साराभाई, और एक आपका कहाँ है, श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा आपके पास कहाँ पे है, ये आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के किस जिले में है, नेल्लौर जिले में स्थित है। तो श्रीहरिकोटा कहाँ आपके आंध्र प्रदेश में है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में। अगर यहीं से आपसे पूछा जाएगा इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना आपकी कब हुई थी, 1969 में हुई थी। कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को यह स्थापना हुई थी। और कहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर आपके पास कहाँ है, बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपके ऑप्शन है मार्लिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। तो नींबू और जितने भी आपके पास ये रसदार फल होते हैं या खट्टे फल होते हैं, इनमें जो आपके एसिड पाया जाता है वो आपका एसिड पाया जाता है कौन सा, साइट्रिक एसिड, या इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी साइट्रिक अम्ल इसका क्या होगा राइट आंसर। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन देखें मार्लिक एसिड, तो मार्लिक एसिड आपका किस में पाया जाता है, ये आपका एप्पल में पाया जाता है। ठीक है, एप्पल में आपका कौन सा एसिड मिलता है, आपके पास मार्लिक एसिड मिलता है। अगर हम यहाँ पे लैक्टिक एसिड आप सभी को पता है दूध में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड आपके किस में पाया जाता है, कि ऐसे जो फल क्या होते हैं, कच्चे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। पर अगर इंपॉर्टेंट पूछा जाए आपको ग्रेप्स में, ग्रेप्स या अंगूर में क्या होता है जो आपका एसिड पाया जाता है, या जो हरे अंगूर होते हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, उनमें आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगर वहीं पर अगर हम टमाटर की बात करें, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, उसको भी आप याद रखें, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड आपका किस में पाया जाता है, ये आपका किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप क्या रखें, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रासायनिक दृष्टि से ग्लिसरीन होता है, तो ग्लिसरीन का आपको रासायनिक नाम बताना है यहाँ पे। तो 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सीप्रोपेन, 1 2 डाई हाइड्रोक्सीप्रोपेन, 1 3 डाई हाइड्रोक्सीप्रोपेन, या इनमें से कोई नहीं। जो उसका राइट आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सीप्रोपेन ग्लिसरीन का क्या है आपके पास राइट आंसर होता है। इसको भी आप क्या रखें, जरूर याद रखें। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है नामों के संदर्भ में। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले दो मुख्य हार्मोन कौन से हैं। इसमें आपके दो मुख्य हार्मोन निकलते हैं। ऑप्शन आपके पास होगा T12 और T3, T9 T4, या TSHD और T12, या T3 और T4। जो उसका राइट आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी T3 और T4। तो T3 को हम बोलते हैं ट्राई थाइमिन और T4 को बोलते हैं हम टेट्राथाइमिन। तो ये दो टाइप के क्या होते हैं हार्मोन आपके थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी का कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन B2। इसका जो राइट आंसर हो गया विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। रतौंधी। और विटामिन ए का जो आपका साइंटिफिक नेम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। इसको भी आप क्या रखें? याद रखें। विटामिन सी, विटामिन सी का जो हमारा राइट नेम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? विटामिन सी को, इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। इसके अलावा आप याद रखते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 का जो साइंटिफिक नेम होता है, इसका नाम होता है साइनो। ठीक है, PSHY, साइनो कोबालमिन। साइनो कोबालमिन। या आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन होता है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, वो आपका कौन सा होता है? विटामिन B12 होता है। विटामिन B2 का जो क्या साइंटिफिक नेम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन कहा जाता है आपका विटामिन B2 को। इन सारे क्या है साइंटिफिक नेमों को आप जरूर याद रखें, कभी न कभी एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये FRI आप सभी को पता है कि ये आपका कहाँ है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे चलते हैं, यकृत या लीवर के द्वारा जो स्रावित पित्त रस होता है, जिसको हम बाइल जूस भी कहते हैं, उसका कार्य क्या होता है? यह भोजन को क्षारीय बनाता है, यह भोजन को अम्लीय बनाता है, यह भोजन को तोड़ता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका जो राइट आंसर हो गया आपके पास, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। यह भोजन को क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। क्षारीय मतलब बेसिक। तो आपको पता होगा कि जब खाना पेट में जाता है तो पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जिनसे कुछ एसिड निकलता है या HCl निकलता है लाइट मात्रा में, जिससे खाना क्या होता है? एसिडिक हो जाता है। उस खाने को फिर बेसिक बनाने के लिए क्या होता है? जो लीवर होता है, लीवर से एक बाइल जूस निकलता है जो पित्त की थैली में स्टोर होता है, और उसके कारण क्या होता है? खाना क्या होता है? फिर से बेसिक हो जाता है, और वो खाने को क्या बनाता है? न्यूट्रल बना देता है। इसलिए यो भोजन को क्या बनाता है? आपका बेसिक बना देता है। तो ऑप्शन 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। 13 क्वेश्चन, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव कौन से उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो जिसको राइट, इसमें आपके ऑप्शन हो गए मद्रास उच्च न्यायालय, हैदराबाद उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, कटक उच्च न्यायालय। तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव आपके क्या होता है? बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं। इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट याद रखना है और डेट भी याद रखना है, 26 जनवरी सन 2020। 26 जनवरी सन 2020 को क्या किया गया था? दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मिलाकर एक नई टेरिटरी बना दी गई थी, दोनों को एक ही बना दिया गया। तो उसका पूरा नाम ही यही पड़ा, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। इसकी बस आपको कैपिटल याद रखनी है। कैपिटल इसकी कब है? इसकी कैपिटल आपकी कहाँ है? दमन है। ठीक है, दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप की टोटल जो कैपिटल है वो आप क्या हो गई? आपकी दमन हो गई है। इसको भी आप क्या रखते हैं? याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की जो प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन आ गया B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। जो उसके राइट आंसर हो गया आपके पास, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, B.R. अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर जी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके अलावा अगर आप अदर ऑप्शन देखिए, राजेंद्र प्रसाद जी, ये भी दो कमेटियों के हेड थे। इन दोनों कमेटियों को आप एक तो आप याद रखें रूल कमेटी। ठीक है, रूल कमेटी को बोलते हैं हम क्या? नियम समिति। इसके अलावा एक होती है स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है, एक होती है स्टीयरिंग कमेटी, और रूल कमेटी के जो अध्यक्ष थे आपके कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। इसके अलावा आप जवाहरलाल नेहरू जी को भी याद रखें। जवाहरलाल नेहरू जी यहाँ पे तीन कमेटियों के हेड थे। कभी भी यूनियन आएगा, ठीक है, या संघ आएगा, संघ की जितनी भी कमेटियाँ बनी थी उनके अध्यक्ष आपके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो यूनियन में कौन कौन सी होती? एक तो यूनियन पावर कमेटी थी, और एक ये थी यहाँ पे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, एक यूनियन पावर कमेटी, एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके अलावा एक कमेटी और थी स्टेट कमेटी। ठीक है, तो अगर हम स्टेट कमेटी की बात करें, उसके भी अध्यक्ष आपके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। स्टेट कमेटी मतलब स्टेट के साथ बात करके नेगोशिएट करना था कि कैसे कैसे वो उसमें मिलेंगे। तो स्टेट कमेटी के अध्यक्ष भी आपके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसके अलावा अगर वल्लभ भाई पटेल जी पूछे जाते हैं आपके पास, तो पटेल जी आपकी कौन कौन सी कमेटियों के थे? एक तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, फंडामेंटल राइट जो कमेटी या मौलिक अधिकार के लिए जो समिति बनी हुई थी, उसके अध्यक्ष भी आपके कौन थे? पटेल जी थे। और एक कमेटी आप याद रखना, प्रोविंस कमेटी। ठीक है, जो प्रोविंस होते थे उस समय, जो प्रांत होते थे, प्रोविंस कमेटी के भी अध्यक्ष आपके कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसको भी आप कह सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार निम्नलिखित अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो आपके ऑप्शन है आर्टिकल 19, आर्टिकल 22, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26। जो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 में आपका गिरफ्तारी के संबंध में आपको क्या होता है? अधिकार दिया जाता है। इसमें यह कहा गया है कि कभी भी आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो आपको उससे पहले क्या है? कारण जानने का आपको अधिकार है। आपको ये कारण बताया जाएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। कोई आपको बिना बेवजह गिरफ्तार नहीं कर सकता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है इसी में कि
जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने क्या है, पुलिस को पेश करना ही होगा। उसके लिए जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका 24 घंटे। तो 24 घंटे के अंदर ही आपको क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा पुलिस को। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पीरियड को ये भी याद रखेंगे। तो इसीलिए कभी ये ध्यान, अगर कभी क्या होता है पुलिस चालाकी खेलना चाहती है तो वो जानबूझकर आपको क्या करती है, सैटरडे के दिन क्या करती है, गिरफ्तार करती है। क्योंकि संडे के दिन क्या होता है, छुट्टी होती है, तो उसमें तब ये 24 घंटे वाला काउंट नहीं होता है। फिर आपको मंडे के दिन पेश किया जाएगा। ये किसी दिन छुट्टी होगी बीच में, उससे पहले दिन गिरफ्तार किया जाएगा, तो फिर वो 24 घंटे वाला काउंट नहीं होता है। तो यहाँ पे ही पुलिस क्या करती है, थोड़ा सा गेम खेलती है। तो इसलिए कभी ध्यान रखेंगे कि अगर आपको, इसलिए सारे लोग जितने भी गिरफ्तार होते हैं वो जानबूझकर क्या होते हैं, भाग जाते हैं, कुछ करते हैं और अपनी गिरफ्तारी मंडे के दिन ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो आपके ऑप्शन है 1992, 1993, 1994, 1995। जो इसका राइट आंसर हो गया आपका 1992। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या 73वां संविधान संशोधन जो आया वो 1992 में आया और इसने पंचायती राज अधिनियम की क्या थी, शुरुआत की थी। 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि भारत में निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है 1947, 1948, 1950, 1952। जो आपका राइट आंसर हो गया 1950, ऑप्शन नंबर सी। कब हुई थी, डेट भी आप याद रखें, 25 जनवरी 1950 को क्या हुई थी, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को मतगणना दिवस या वोटर्स डे भी क्या होता है, मनाया जाता है। 18वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो वित्तीय आपातकाल आपके ऑप्शन है 352, 355, 356, 360। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 360 के अंदर आपका वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। 352 आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी। 356 आपको पता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल होता है। और 360 आपका क्या होता है, वित्तीय आपातकाल होता है। भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है, अभी तक भारत में एक भी बार क्या है, वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति को इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में आपका ऑप्शन है यहाँ पे 15, 22, 30, 12। जो उसका राइट आंसर हो गया आपके पास 22 सदस्य होते हैं आपके पास, किसमें, लोक लेखा समिति में। 22 कहाँ से होते हैं, लोकसभा से इसमें होते हैं 15 मेंबर और राज्यसभा से इसमें होते हैं आपके पास 7 मेंबर। ठीक है, तो ये 2 आपके पास होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे बार बार पूछा जाता है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी को का जो फ्रेंड है या दोस्त है वो किसको कहा जाता है। तो कैग आपने सुना होगा, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, महालेखाकार या सहायक महालेखाकार जो भी इसका वो होता है, इसको क्या बोला जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्या बोला जाता है, दोस्त बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जो कैग की रिपोर्ट होती है, कैग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति क्या करता है, आपका सदन में रखता है और सदन में ये किसके पास देता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी को इसकी रिपोर्ट को क्या करता है, सौंपता है। और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी को क्या करता है, हेल्प करता है मामलों की जाँच करने में। इसलिए कैग को क्या बोला जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का दोस्त भी कहा जाता है। 20वां कह सकते हैं भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन, ये 44th पूछ रहा है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब पारित हुआ। तो आपके ऑप्शन है 1975, 76, 78, 80। तो आपका राइट आंसर हो गया 1978। 1978 में आपका क्या हुआ था, 44वां संविधान संशोधन क्या हुआ था, पारित हुआ था। ये जनता दल की सरकार के टाइम पे आपका आया था। और 42वां पूछे हैं आपसे, तो 42वां संविधान संशोधन आपके कब आया था, 1976 में आया था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन से यहाँ पे ये क्वेश्चन उस टाइम का क्या है, अभिनीत बनर्जी वाला है, तो ये अर्थशास्त्र से रिलेटेड थे। बट अब इस क्वेश्चन से आपको ये सीखने की जरूरत है कि आपको कौन कौन से नोबेल प्राइज पढ़ने हैं। तो आपको 2021 का नोबेल प्राइज पूरा पढ़ना है और 2022 का नोबेल प्राइज, इन दोनों को आप क्या कर कंठस्थ याद कर लें। इससे आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा, क्योंकि यूपीएससी नोबेल प्राइज पे हमेशा क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आप रिलेटेड नहीं है क्योंकि 2019 में बैडमिंटन का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो पीवी सिंधु हुआ करती थी। बट आपसे इस बार एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ हुई थी, ये इस समय हुई थी ओरेगांव। ओरेगांव कहाँ है आपके पास, यूएसए में। क्योंकि भारत ने इसमें क्या जीता है, अभी एकमात्र मेडल जीता है। ठीक है, तो भारत ने अभी तक जितनी भी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्टार्ट हुई है जब से, भारत ने सिर्फ 2 ही मेडल जीते हैं। पहला मेडल आपका किसने जीता था, अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता था, वो 2003 या 4 के टाइम पे जीता था। उसके बाद अब इतने सालों के बाद 2022 में एक मेडल आपका किसने जीता है, नीरज चोपड़ा जी ने क्या है यहाँ पे एक मेडल जीता है। और ये कौन सा मेडल जीता है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। भारत ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इस बार कितने मेडल जीते, सिर्फ एक मेडल जीता, वो भी कौन सा जीता, आपका सिल्वर मेडल जीता, नीरज चोपड़ा जी ने जीता। नीरज चोपड़ा जी ने अपना रिकॉर्ड भी तोड़ा और भारत की जो पोजीशन थी इसमें, ये कौन सी थी आपकी 33 पोजीशन थी। इसको भी आप क्या रखना है, याद रखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप थी, ये आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 23 क्वेश्चन कि जीवी पंत जो यूनिवर्सिटी है, ये जीवी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यह तकनीकी विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई। तो आपके ऑप्शन है 1954, 60, 70, 84। जो उसका राइट आंसर हो गया 1960।
ठीक है। 1960 में इसको पंतनगर यूनिवर्सिटी कहा जाता था और 1972 में इसका नाम चेंज कर क्या कर दिया गया, जीबी पंत यूनिवर्सिटी रख दिया गया या गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1952 के पश्चात अभी तक किसी लोकसभा में चुनी गई महिलाओं की सर्वाधिक संख्या, तो सबसे ज़्यादा एमपी जो फीमेल एमपी हैं वो किस लोकसभा में चुनी गई, तो आपके ऑप्शन है 69, 65, 71, 70। तो मैक्सिमम जो नंबर रहा है आपका 78 रहा है। तो 78 महिलाओं को क्या गया चुना गया था। कब चुना गया था, 2019 के इलेक्शन में। तो 2019 में कौन सी लोकसभा है, ये आपकी कौन सी है, 17वीं लोकसभा है। इसमें आपके 78 महिलाओं को क्या गया था, चुना गया था, और जो अभी तक का क्या है सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, उत्तराखंड किस क्षेत्रीय परिषद को इंग्लिश में बोलते हैं हम जोनल काउंसिल, किस जोनल काउंसिल के अंदर आता है। आपके पास राइट ऑप्शन है आपके उत्तर क्षेत्रीय परिषद, या नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, या सेंट्रल जोनल काउंसिल, या ईस्टर्न जोनल काउंसिल, या वेस्टर्न जोनल काउंसिल। जो इसका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया। उत्तराखंड आपका केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद या सेंट्रल जोनल काउंसिल के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 26 कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारत की जनसंख्या घनत्व आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनघनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस शहर में अवस्थित है। आपको पता होगा कि 2019 या 2020 में ये न्यूज़ में आ रहा था 2019 में कि राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, और ये कहाँ बनाया जाएगा, आपके ऑप्शन है इम्फाल, कोहिमा, ग्वालियर, ऋषिकेश। तो जो इसका राइट आंसर है ये आपका कहाँ है, इम्फाल में। इम्फाल कहाँ है, मणिपुर की राजधानी जो इम्फाल है, इसमें आपका क्या किया गया था, पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है। आपके ऑप्शन है 70%, 65%, 60% या 75%। जो आपका राइट आंसर है वो आपके पास 70% है। अगर उत्तराखंड की साक्षरता दर देखी जाए वो कितनी है आपके पास, 78.82% उत्तराखंड की क्या है साक्षरता दर है, जिसमें फीमेल की अगर मेल की देखें हम तो मेल की कितनी है आपकी 87.4% है, और अगर हम फीमेल की देखें तो फीमेल की कितनी है आपके पास 70% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उच्च शिखरीय पादप क्रिया विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो जो ये हाई अल्टीट्यूड जो प्लांट रिसर्च सेंटर है ये आपका कहाँ स्थित है, आपके ऑप्शन है पौड़ी में, टिहरी में, श्रीनगर में, मुंशियारी में। जो उसका राइट आंसर हो गया आपके पास ये ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर में। श्रीनगर में जो आपका HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय है उसी के अंदर ये आपका क्या है अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, तो उच्च शिखर पादप केंद्र संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका क्या है अभी रिलेवेंट नहीं करता है, बट अब इससे आपको सीखने की ज़रूरत है कि टेनिस में आपको यहाँ पे 2022 के याद रखने हैं। तो 2022 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का मैच जीता है आपके पास फीमेल में, तो ये किसने जीता है, ये जीता आपका एस्ले बार्टी ने। एस्ले बार्टी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एस्ले बार्टी ने अभी संन्यास की घोषणा भी कर दी। जैसे उन्होंने ये जीता आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, और एस्ले बार्टी पहली ऑस्ट्रेलियन वोमेन बनी है जिन्होंने ये ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, वो एस्ले बार्टी ने जीता है। अगर हम यहीं पे मेल की बात करें, मेल में किसने जीता है, वो जीता है आपका राफेल नडाल ने। और राफेल नडाल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राफेल नडाल ने अपना ये 22वां ग्रैंड स्लैम जीता है, और अभी ये टॉप पर चल रहे हैं सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले में। तो 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले राफेल नडाल ने भी आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन का मैच जीता था। इसको भी आप क्या रखते हैं, याद रख सकते हैं। और आपको सारे के सारे क्या हैं टेनिस के जितने भी वो हैं आपके जितने भी चारों होते हैं, US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, ठीक है, फ्रेंच ओपन, ये सारे के सारे आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं कि कौन किसने जीता और किसको हराया। देखो ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी, ये आपकी कब हुई थी, 1919 में हुई थी, 13 अप्रैल सन 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आप देखते हैं निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे हैं। तो आपके ऑप्शन है राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो उसका जो राइट आंसर है आपका दादा भाई नौरोजी ज़्यादातर ब्रिटेन में ही रहते थे, लंदन में रहते थे, और ये ब्रिटिश संसद के क्या रह गए हैं, सदस्य भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें किस भारतीय शासक ने के काल में यात्री डोमिंगो भेज आया था। ठीक है, तो डोमिंगो भेज एक कौन सा यात्री था, ये एक पोर्तुगीज था या पुर्तगाली एक यात्री था, और ये किसके टाइम पे आया था। आपके ऑप्शन है टीपू सुल्तान, हैदर अली, कृष्णदेव राय या इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर हो गया आपका कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के टाइम पे ये कब आया था, ये आया था आपका 1520 ईस्वी के टाइम पे, ये कृष्णदेव राय के घर ये शासन काल में आया था कौन, डोमिंगो भेज। और ये कहाँ का यात्री था, ये पुर्तगाल का यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके पास कि अशोक के समकालीन मिस्र का शासक कौन था। ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हो चुका है सारे पेपरों में, मैं आपको बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद करें कि अशोक के समकालीन मिस्र का शासक कौन था। ऑप्शन आपके पास है एंटिगोनास, टॉलमी, द्वितीय फिलाडेल्फियस, तीस या अलेक्जेंडर। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको पूरा दिखा देता हूँ और इसको भी आप क्या रखें, देखो याद रखें यहाँ पे।
देखो कौन कौन अशोक के इसमें नेबर थे, इसको बिल्कुल याद रखें। सीरिया में आपका कौन था, एंटियोकस, ठीक है, इसको आप अगर स्क्रीनशॉट है ना वो भी ले लें। एंटियोकस कहाँ का शासक था, सीरिया का था। इजिप्ट, ये मिस्र का शासक आपका कौन था, टॉलमी फिलाडेल्फियस, ठीक है। इसका दूसरा नाम का कुलमय भी था, इसको हम क्या कुलमय भी बोलते हैं या टॉलमी फिलाडेल्फियस भी बोलते हैं या तुलमय भी बोलते हैं। मैसिडोनिया का जो शासक था वो आपका कौन था, एंटिगोनास को हम अंतकिन भी कहते हैं। एपिरस का जो शासक था आपका कौन था, अलेक्जेंडर सेकेंड। और एक देश था वहाँ पे उसमें सीरीन का जो शासक था आपका मैगस। तो आप इसको बिल्कुल याद कर दें। सीरिया का कौन हो गया, एंतोकस। इजिप्ट का हो गया टॉलमी फिलाडेल्फियस। मैसिडोनिया का हो गया एंटिगोनास। एपिरस का हो गया अलेक्जेंडर। सीरीन का हो गया आपका मैगस। और जो यहाँ पे नीचे साउथ में जो कौन कौन से राज्य उसमें राज कर रहे थे, चोल थे, पांड्य थे, केरल पुत्र थे, सती पुत्र थे और ताम्रपर्णी श्रीलंका में ये राजा क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे। तो इसको आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और उसको जरूर क्या रखें, याद रखें। अब आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मिस्र का शासक कौन था वहाँ पे, टॉलमी फिलाडेल्फियस सेकेंड आपका मिस्र का शासक था। इसको भी आप क्या रखें, याद रखें। अगर यहीं पे आप बात करें तिस कहाँ का शासक था, जो तिस था आपके पास, तिस की ही एक उपाधि हुआ करती थी, प्रिया नाम देवप्रिया, ठीक है। प्रिया नाम देवप्रिया एक उपाधि हुई थी तिस की, ये आपका श्रीलंका का क्या हुआ करता था, शासक हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है विलियम बेंटिंग, वारन हेस्टिंग, डाल्टोजी, रॉबर्ट क्लाइव। तो जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आपके पास कौन सा, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव को क्या बोला जाता है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है, रॉबर्ट क्लाइव। क्योंकि जो आपकी लड़ाई हुई थी आपकी कौन सी, प्लासी का युद्ध, वो रॉबर्ट क्लाइव ने ही लड़ा था। और उसको जीतने के साथ ही यहाँ पे ब्रिटेन या ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ था, राज स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंधित है। तो ये सभी को पता है कि एनी बेसेंट जी आपकी क्या है, होम रूल आंदोलन से संबंधित है। और तिलक जी भी क्या हैं आपके, होम रूल आंदोलन से क्या है, संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो आपके ऑप्शन है 20 मार्च 1755, 6 जून 1756, 10 अगस्त 1756, 23 जून 1757। तो इसका जो राइट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर डी, 23 जून 1757 के दिन आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था, ये आपका लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में क्या है, ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है या वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था। आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन। तो ये आपका जिसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन के टाइम पे आपको यहाँ पे डेट भी याद रखनी है, कब हुआ था लॉर्ड लिटन के टाइम पे, ये आपका कब हुआ था, आपका 1878 में आपका क्या आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था। या जो देसी लैंग्वेज में जो भी अखबार छपते थे उन सारे अखबारों पर क्या रखा गया था, प्रतिबंध लगा दिया था। इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहते हैं, जो 1878 में आपका आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो पौना नृत्य है ये किस जाति से संबंधित है। तो पौना नृत्य आपका किस जाति से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा आपका सौका यहाँ पे या भोटिया जाति से, ठीक है। भोटिया की एक ब्रांच है सौका, पर पूरे भोटिया भी आपके क्या बनाते हैं, पौना नृत्य बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, माता मूर्ति का मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है जोशीमठ, माणा, धारचूला या उत्तरकाशी। तो जो उसका राइट आंसर हो गया आपका माणा में आपका क्या है, माता मूर्ति जी का मंदिर स्थित है। इस तरीके से ये सीरीज़ आपकी क्या होती है, ख़त्म होती है यहाँ पे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस तरीके का कोई सीरीज़ पसंद आती है तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। और मैं आपके लिए जरूर जल्दी से जल्दी हिंदी की भी एक ऐसी सीरीज़ लाऊंगा जिसमें आपको 100 के 100 क्वेश्चन मिलेंगे और जो आपके आने वाले एग्जाम में बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।